हेलो बच्चों। मैं नीरज सिंह रच कोचिंग सेंटर फाइनल। आज रेज ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में दो नए पॉइंट लेकर आया हुआ हूँ। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी तथा दर्पण सूत्र का निगमन। जैसे कि दर्पण से जो भी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां या फोकस दूरियां होती हैं, उनको जो है भिन्न भिन्न जो है चिन्ह परिपाटियों के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें सरल निर्देशांक ज्यामिति जो है चिन्ह परिपाटी मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। तो उसी के अंतर्गत हम इसको दो चार पॉइंटों में जो है नोट करते हैं कि दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी क्या है, यानी उनके रूल्स क्या हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दर्पण पर जो है प्रकाश की किरणें जो होती हैं, या दर्पण कहें या लेंस कहें, उस पर प्रकाश किरणें सदैव बाएं से दाएं ओर आपतित कराई जाती हैं। तो इनको हम पॉइंट के रूप में लिखते हैं। आप लिख सकते हो या समझ सकते हो। अगर समझ जाओगे तो और अच्छी बात है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से आपतित कराई जाती हैं। या आपतित होती है। तो पहला पॉइंट है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाएं से आपतित होती हैं या बाएं से दाएं की ओर डाली जाती हैं। दूसरा पॉइंट की दूरियां जो होती हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। यानी जो भी दूरियां मेजर करना है, चाहे वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, तो उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे? दर्पण के ध्रुव से। वहीं पर मैं बात करूं कि लेंस के, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मेजर करेंगे। तीसरा पॉइंट कि हम इससे दो तरह से लिख सकते हैं कि दर्पण पर प्रकाश किरणें जो चलती हैं, उनकी दिशा में जो दूरियां होती हैं धनात्मक, तथा उनके चलने के विपरीत दिशा में जो दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती हैं। लेकिन ज्यामिति चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत आप थोड़ा सा क्लियर करो, तो यहाँ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो वो इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पर ओरिजिन होता है। और जब दर्पण की बात करते हैं तो उसका ध्रुव जो है ओरिजिन को इंडिकेट करता है। तो जब ओरिजिन ध्रुव को इंडिकेट कर रहा है, तो राइट साइड में जो दूरियां होती हैं पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड में दूरियां नेगेटिव होती हैं, अपर साइड में जो दूरियां ली जाती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, लोअर में जो है नेगेटिव साइन के साथ ली जाती हैं। तो इस बेसिस पर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां जो होती हैं, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव ली जाती है। यही हम कहें कि दर्पण के ध्रुव के जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं, बाईं ओर की दूरियां जो होती हैं वह नेगेटिव ली जाती हैं। फिर हमने देखा कि जो ओरिजिन है उसके ऊपर का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव साइन के साथ, नीचे का जो डिस्टेंस है नेगेटिव साइन के साथ लिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु
तथा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक ली जाती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे अगर वस्तु की या प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। तो ये रहा दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। अगर मैं लेंस की बात करूं तो आप इसी को चेंज कर सकते हो कि प्रकाश किरणें सदैव लेंस पर बाएं से दाएं ओर आपतित कराई जाती हैं। सभी दूरियां जो है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं और जस्ट उसके बाद से जो है किरणों के चलने की दिशा में दूरियां यानी प्रकाशीय केंद्र के दाएं ओर की दूरियां धनात्मक तथा बाएं ओर की दूरियां जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई है वो धनात्मक तथा नीचे जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तो विशेष डिफरेंस नहीं होता है, एक ही होता है जहां हम लेंस है और जहां दर्पण है वहां लेंस लगा देंगे तो हमारे दोनों साइन कन्वेंशन रूल जो है अप्लाई हो जाएंगे। इस बेसिस पर जो है हम जब भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं उससे डिस्टेंस लेते हैं वस्तु से दर्पण की दूरी या प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, तो इसी चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत जो है उसके साइन को हम नेगेटिव और पॉजिटिव कर लेते हैं। बाकी जो है जितने भी आपको इमेज फॉर्मेशन देखे हो तो उसमें जो है सदैव वस्तुएं जो है दर्पण के लेफ्ट साइड में रखी गई हैं। इसका मतलब ये कि वस्तु से दर्पण की दूरी जो है सदैव नेगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। अब इसके बाद जो है आते हैं दूरियां नापने के चिन्ह परिपाटी के बाद कि मिरर फार्मूला होता क्या है, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो कई बार एग्जामिनेशंस में दे देता है किसी भी कीजिए कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u, बट वी नो दैट कि हम जानते हैं कि f इक्वल टू r/2 होता है। तो प्रूव करने के लिए दे देगा कि दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए, या इसी को चेंज करेगा। कई बार जो है चेंज कर दे तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि f इक्वल टू होता है r/2। तो कई बार जो है फार्मूला थोड़ा चेंज करेगा कि r/, यहाँ f इक्वल टू r/2 तो 1/r/2 और इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आइदर 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए। तो दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम मैथमेटिकल पॉइंट का यूज करेंगे कि एक आर्टिकल हम यूज करेंगे समरूपता यानी समरूप त्रिभुज का। तो समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर पी क्यू आर, तो इसमें जो है अगर मैं कहूँ कि यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए और यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर आपस में बराबर है तो तीसरे एंगल जो है क्लियरली है कि आपस में बराबर होंगे। उसके लिए हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल सी एंगल बी आर के बराबर है, तो 100% एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि ए के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है पी है, सी के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आर है और क्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है बी है। तो जब दो त्रिभुजों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो होता है, यानी किसी दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया आएगा कि ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपन पी आर इक्वल टू क्यू बी सी अपन बी सी अपन क्यू आर। तो इस आर्टिकल का हम यूज करेंगे। तो चलते हैं दर्पण फार्मूला के लिए, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र का निगमन, दर्पण सूत्र का निगमन।
तो दर्पण सूत्र का निगमन में हम मुख्यतः जो है अवतल दर्पण लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के अंतर्गत जो है दूरियां और चिन्ह परिपाटियां जो है उत्तल दर्पण के सापेक्ष जो है थोड़ा इजी मोड में होता है। तो इजी मोड में होने के कारण जो है मुख्यतः जो है दर्पण सूत्र के निगमन के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, पॉइंट होगा। यहाँ पर जो है इमेज फॉर्म होगा A डैश B डैश, यहाँ वस्तु हमारा है AB है। ओके, तो ये रेज डायग्राम है जिसके अंतर्गत हमको जो है यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ मिल रहे हैं पेयर में ABC, A डैश B डैश C, और अगर M पर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर MN इंडिकेट करें, MN अगर परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ एक और त्रिभुज बनेगा A डैश B डैश F और MNF। M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, और वस्तु AB जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। तो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। AB वस्तु C तथा अनंत यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम एक बात बताने जा रहे हैं कि AB जो है वस्तु है, इसको वस्तु आप कह रहे हो, A डैश B डैश जो है प्रतिबिंब है, C जो है वक्रता केंद्र है, F जो है फोकस है, P जो है ध्रुव है इसका। और साइन कन्वेंशन के बेसिस पर यह होता है कि वस्तु से जो दर्पण के ध्रुव की दूरी होती है या दर्पण की जो दूरी होती है वह U द्वारा प्रदर्शित होती है। तो थोड़ा सा इस फिगर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा BP इक्वल टू, और यहाँ साइन कन्वेंशन के बेसिस पर P के लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको U के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। और B डैश P जो है ये भी लेफ्ट साइड में ही है, तो B डैश P क्या है, वस्तु से दर्पण की दूरी, तो इसको माइनस हम B से यूज कर रहे हैं। क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस इसका जो है निगेटिव होगा, यानी FP इक्वल टू माइनस F हो गया। और CP जो है वक्रता त्रिज्या है, तो CP इक्वल टू माइनस R। यहाँ MN की बात है तो MN को हम H के रूप में यहाँ यूज कर लेते हैं कि MN इक्वल टू H, MN इक्वल टू H, या MN को MN ही रहने देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम अभी जस्ट मैंने एक पॉइंट बताया था, एक आर्टिकल बताया था समरूप त्रिभुज का, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो है करस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशियो होते हैं, उनकी जो है संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं।
तो चित्र अनुसार आप देखो तो चित्र अनुसार त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। अगर इसकी बात करें तो इसमें यह कोण 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा, किसके समरूप होगा, ए डैश बी डैश सी के। तो जब सी के बराबर होगा तो यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो 100% यह जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो इस त्रिभुज का जो है यह एंगल जो है इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है। तो इसके सामने की जो भुजा है ए बी, इसके सामने की जो भुजा है ए डैश बी डैश, इनका जो अनुपात होगा इस कोण के सामने की भुजा जो है बी सी है और इस कोण के सामने की भुजा बी डैश सी के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पुनः त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ की बात करें तो ये भी जो होंगे समरूप होंगे। यह 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यह कोण इस कोण के बराबर से शीर्षाभिमुख कोण है। तो मिला क्या, पुनः त्रिभुज एम एन एफ सिमिलर होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। अब इसमें चलते हैं, यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया, यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया। तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो, तो यहाँ मिला एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका साइड एफ एन अपॉन बी डैश एफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n जो है p के बहुत नियरेस्ट है। अगर n जो है टेंड करे p पर तो यहाँ मिलेगा एम एन जो होगा ए बी के बराबर होगा। तो ए बी अपन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन की जगह पर हम यूज कर रहे हैं एफ बी अपन बी डैश एफ। दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि चित्र के अनुसार दो समरूप त्रिभुजों को हम उपयोग में ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल हमारा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो है साइड जो है इन सेम रेशियो होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ऑब्जर्व करें तो यहाँ हम देखेंगे कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम जाएं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा बी सी अपन बी डैश सी इक्वल टू एफ पी अपन बी डैश एफ। ये मिला हमको। अब इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है बी पी का, बी डैश पी का, एफ पी का, सी पी का, एम एन का। तो बी सी का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम इसको जब ऑब्जर्व करें तो हमको ये मिलेगा कि बी सी का जो डिस्टेंस हमको निकालना है तो बी सी के लिए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास कि बी पी में से या बी एन में से सी पी हम सी एन घटा दें तो एन कहाँ पे टेंड कर रहा है, पी पे। तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं कि बी सी की जगह पर हम यूज कर सकते हैं बी पी माइनस और सी पी, बी पी माइनस
सी पी। बी डैश सी की बात हम करें तो ये बी डैश सी का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, तो सी पी में से बी डैश पी हम घटा दें तो यहाँ हो जाएगा सी पी माइनस बी डैश पी हो जाएगा हमारा, इक्वल टू एफ पी। एफ पी का डायरेक्ट वैल्यू हमको मालूम है, तो एफ पी के लिए डायरेक्ट वैल्यू है तो एफ पी अपॉन बी डैश एफ नहीं मालूम है, तो बी डैश एफ के लिए हमारे पास वैल्यू होगा बी डैश पी माइनस एफ पी। अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गया जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ देखो अब बी पी इक्वल टू माइनस यू, बी डैश पी इक्वल टू माइनस बी, एफ पी इक्वल टू माइनस एफ, सी पी इक्वल टू माइनस आर। अब ये वैल्यू जो है उठा करके हम यहाँ पे रखें तो देखें बी पी इक्वल टू माइनस यू, सी पी इक्वल टू, तो माइनस पहले से है माइनस बाद में आ गया तो सी पी इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, और बाई सी पी का वैल्यू माइनस आर और माइनस माइनस ये प्लस बी डैश पी, मतलब बी डैश पी मतलब यहाँ पे जो है आपका माइनस भी यानी भी हो गया, इक्वल टू एफ पी का वैल्यू आपका हो गया माइनस एफ अपान बी डैश पी का जस्ट आप वैल्यू देख लो, बी डैश पी का वैल्यू माइनस भी, माइनस माइनस यहाँ हो गया आपका प्लस एफ पी इक्वल टू एफ। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एक लाइन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ, इससे मल्टीप्लाई किया गया तो, और माइनस आर भी और प्लस आर एफ इक्वल टू, अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस आर एफ और ये मिलेगा माइनस एफ भी। यहाँ आर एफ से आर एफ फाइनल हो जाएगा, दोनों साइड में है। अगर राइट साइड की बात करें तो सबको इधर अगर मूव कराएं तो हम यहाँ पर u भी रख रहे हैं, u भी बाकी को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो r के जगह पर हम लिख सकते हैं सेंस में r इक्वल टू 2f। तो हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा u भी इक्वल टू यहाँ पर uf और प्लस हो जाएगा 2f भी और माइनस पहले से है f भी, तो ये मिला u भी इक्वल टू uf और प्लस एफ भी। ये थर्ड इक्वेशन मिला हमको, तीसरे इक्वेशन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो समीकरण 3 में हम क्या करें, समीकरण 3 में u भी व f से u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर, तो u भी f से अगर हम भाग दें तो नेक्स्ट रिजल्ट मिलेगा हमारे पास कि u भी अपान u भी f इक्वल टू f u अपान u भी f प्लस f भी अपान u भी f। फाइनल होगा uf से u भी से u भी, यहाँ f u से f u फाइनल हो जाएगा, f भी से f भी फाइनल हो जाएगा और मिलेगा 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। अगर f का वैल्यू हम अगर रख दें तो हमारा दूसरा डेरिवेशन हो जाएगा r इक्वल टू 2 अपान r इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताइए, तो 2 अपान r इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। अब इस दर्पण सूत्र की सहायता से जो है इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो इसमें जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं।